के साथ हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, रियासी जिले के दोसली जेडी इलाके में कल एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें पंपिंग स्टेशन की सफाई कर रहे अमरीक सिंह चेनाब नदी में बह गया। परिवार वालों के मुताबिक अमरीक पंपिंग स्टेशन साफ कर रहा था और हाथ पैर साफ करने के लिए नदी में गया। तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और तेज बहाव वाली नदी में गिरकर बह गया। मुकामी लोगों ने फौरन इंतजामिया को इतला दी। रियासी पुलिस और एसडीआरएफ की ज्वाइंट टीम नौजवान की तलाश में लगी हुई है, लेकिन तेज धारा और गहराई की वजह से रेस्क्यू में दुश्वारियां आ रही है। हादसे के बाद परिवार और इलाके में गम का माहौल है। इंतजामिया ने लोगों से नदी किनारे सतर्क रहने की अपील की है। तो जोरी के रहने वाले हैं, लेकिन माइग्रेंट 1998 से होके हम तलवाड़ा में रह रहे थे। और वाकया ये हुआ कि 5 बच्चे जो थे काम करने के लिए इधर ढोलसी गांव का नाम है, यहाँ आए थे। लेकिन बच्चों का ये कहना है कि एक बच्चा जो है वो पानी में बह गया और दूसरे ने कोशिश की उसको पकड़ने के लिए, तो उसको भी गोते लगे, लेकिन उसको बचाने के लिए उन्होंने कोई अपना कोई पेंट शेंट निकाल के उसको पकड़ाया और वो दूसरा जिसको पकड़ रहे थे उसका हाथ छूट गया। तो काफी दूर तक बच्चों ने देखा कि वो लड़का बह रहा था और फिर उसके बाद जो है मोड़ आ गया। मोड़ में पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। लेकिन हमें इस बात का बहुत अफसोस है और दुख है कि अगर ठेकेदार ने वहां काम लगाया और उस ठेकेदार ने एक आदमी सियाना, कोई मुंशी या कोई भी आदमी वहां क्यों नहीं लगाया था। ये जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे और ठेकेदार का ये फर्ज बनता था कि यहाँ मेरा काम लगाए और मैं यहाँ कोई मुंशी या कोई भी आदमी यहाँ लगाया जाए, ताकि छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। अफसोस इस बात का है कि हमारा बच्चा चला गया। हमें इस बात का दुख है। आपको बता दें, रियासी जिले के दोसली जेडी इलाके में कल एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जिसमें पंपिंग स्टेशन की सफाई कर रहे अमरीक सिंह चेनाब नदी में बह गया। परिवार वालों के मुताबिक अमरीक पंपिंग स्टेशन साफ कर रहा था और हाथ पैर साफ करने के लिए नदी में गया। तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और तेज बहाव वाली नदी में गिरकर बह गया। मुकामी लोगों ने फौरन इंतजामिया को इतला दी। रियासी पुलिस और एसडीआरएफ की ज्वाइंट टीम नौजवान की तलाश में लगी हुई है, लेकिन तेज धारा और गहराई की वजह से रेस्क्यू में दुश्वारियां आ रही है। आपको बताते चले, हादसे के बाद परिवार और इलाके में गम का माहौल है। इंतजामिया ने लोगों से नदी किनारे सतर्क रहने की अपील की है। तफसीलात के लिए हमारे साथ राही कपूर जुड़ चुके हैं। राही, जानना चाहेंगे रियासी में किस इलाके में ये पानी में जो बह गया है ये शख्स, ये किस इलाके में पेश आया है ये हादसा? देखिए फर्शिता, ये जो इलाका है रियासी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका चिनाब वैली इलाका है, जो कि चिनाब के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है। तो ये अमरीक सिंह बतौर वहां पर कर्मचारी था, पंपिंग स्टेशन पर कामकाज करता था और ये पंपिंग स्टेशन पर सफाई करने के लिए गया। सफाई करने के बाद जब ये उसके साथ ही पंपिंग स्टेशन के निकट ही जो गहरा पानी का जो पानी की नदी बहती है, जो चिनाब बहता है, उसके पास अपने हाथ वाथ धोने के लिए गया और इसका संतुलन बिगड़ने से ये नदी के बीच चला गया। बहाव तेज होने के कारण वो वहां से सिचुएशन मतलब अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया, जो कि नदी के बीच बह गया। और बह जाने के बाद जैसे ही सूचना उसके परिवार को आसपास में सूचना प्राप्त हुई, तो उन्होंने तुरंत वहां पर संपर्क किया, रियासी पुलिस स्टेशन में संपर्क किया, जहां पर एसएचओ और तमाम जितने भी जो एसडीआरएफ की टीम थी वो उसे ढूंढने के लिए वहां पर निकली। पिछले काफी समय से वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, सर्चिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि इस दुखद घटना के बाद उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार बेहद चिंतित है, पूरे इलाके में शोक की लहर जो है वो दौड़ गई है। तो लगातार उसका सर्च जो है वो एसडीआरएफ की टीम पुलिस जो है कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ ट्रैक नहीं हो पाया, क्योंकि चिनाब नदी का जो बहाव है वो काफी तेज है। तो ऐसे में जो वहां पर जो अगर देखा जाए तो अभी तक कोई मतलब कि उसके शव की या उसका कोई अता पता नहीं लगा है। पर बहरहाल वहां पर एसडीआरएफ का ऑपरेशन लगातार जारी है। वो कोशिश कर रहे हैं कि ताकि उसकी बॉडी जो है वो वहां पर उसको जो है रिकवर किया जा सके। जी, और ये भी जानना चाहेंगे साथ में, अभी इलाके में क्या कुछ सूरत हाल है अभी राही?
देखिए, उस इलाके में जैसे ही इस तरीके की कोई घटना किसी भी इलाके में होती है, खासतौर पर जहां पर ये घटना घटित हुई है, उसके बाद पूरे उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर एक पैनिक क्रिएट हो गया था। सब लोग जो है वो चिंतित हैं, घबरा गए, क्योंकि वैसे भी जब चिनाब वैली के आसपास के इलाके होते हैं उनमें एक रिस्ट्रिक्टेड एक जो है वो एडवाइजरी जारी की जाती है कि बेवजह कोई चिनाब के पास ना जाए, क्योंकि चिनाब का जो दरिया है, जो पानी है, वो अप एंड डाउन, उसका बहाव कभी तेज होता है, कभी स्लो होता है, तो ऐसे में मना किया जाता है। तो ये पंपिंग स्टेशन से जब ये शख्स वहां पर उतरा, वहां पर गया, अब ऐसा बताया जा रहा है कि उसका पांव स्लिप हुआ या किस तरीके से वो नदी के बीच गया, तो ये होने के बाद एक घटना जो है वो घटित हो गई। तो ऐसे में सर्च ऑपरेशन जानना चाहेंगे परिवार में कितने लोग हैं इनके, और परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? देखिए, परिवार बेहद चिंतित है, परेशान है, क्योंकि जिनका जवान बेटा इस तरीके से इस हादसे का शिकार हो जाए, तो परिवार को लेकर उनके जो माता पिता है, उनके जो परिजन है, वो बेहद चिंतित हैं। लगातार वहां पर विलाप हो रहा है, सब लोग वहां पर भारी संख्या में एकत्रित हैं उनके घर में। बस यही उम्मीद है कि अब उसका जो शव है वो वहां पर मिल सके। अब क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, हालांकि ये बाद में सब चीजें पुलिस क्लियर करेगी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, अभी जो डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं कि उसके मुताबिक एसडीआरएफ जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन कर रही है, तमाम जितने भी इक्विपमेंट है, तो पुलिस कोशिश कर रही है कि उसको जो है रिकवर किया जा सके। साथ ही में कोई एसडीआरएफ टीम की, जैसा आपने कहा एसडीआरएफ टीम, और कौन सी और रेस्क्यू टीम्स है जिनकी नजर में ये मामला आ गया है और जो रेस्क्यू अभी कर रही है वहां राही, ये भी जानना चाहेंगे। पर्शिता, एक तो रेस्क्यू टीम एसडीआरएफ तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्टैंड बाय रहती है, क्योंकि जब भी डिजास्टर या इस तरीके के संबंधी कुछ भी मामले होते हैं तो एसडीआरएफ ही सबसे प्रायोरिटी पर रखा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ वॉलंटियर टीम होती है, कुछ सिविल लोग भी इसमें हेल्प करते हैं, जो सिविल डिफेंस के लोग होते हैं, और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो भी प्रॉपर तरीके से इसे मॉनिटर कर रही है। तो सभी लोगों की कोशिश है, वहां के जो इलाके के क्षेत्र के जो लोग हैं, वो भी जो युवा हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि आसपास किनारे में देखा जा सके। पुलिस की टीम्स भी वहां पर लगी हुई है, और खास तौर पर एसडीआरएफ जो उनका एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम के तहत जो है उनकी टीम्स चिनाब के बीच जाके या उसके आसपास के क्षेत्रों में ये सर्च कर रही है कि कहीं ना कहीं कोई सुराग मिले। लेकिन और मौत की क्या कुछ वजह बताई जा रही है राही? क्या कुछ इम्बैलेंस हुआ था जो ही ये मुंह धो रहे थे अपने, जब ये साफ सफाई कर रहे थे? पर्शिता, ये पंपिंग स्टेशन जो होता है, ये पानी का इसके पास में जब कोई कर्मचारी ड्यूटी देता है और जब उसकी साफ सफाई होती है, तो इस तरीके की सिचुएशन होती है कि जैसे मतलब कीचड़ विचड़ या कोई इस तरीके का अंदर साफ सफाई के बाद वो उसके पास में ही नीचे नदी में गए। नदी में जाने के बाद उन्होंने हाथ मुंह वगैरह धो रहे थे, कि वॉश कर रहे थे, हैंड वॉश वगैरह, तो एकदम से स्किड हुआ, मतलब कि स्लिप होने के कारण वो गया, जो हमारे सूत्रों का कहना है। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन जब ये प्रॉपर होगी तो ये पता चल पाएगा कि आखिर एक्चुअल जो वहां पर क्या हादसा किस तरीके से हुआ। बहरहाल जो अभी बताया जा रहा है कि स्लिप होने का कारण रहा है, पांव फिसला है, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि चिनाब नदी का बहाव बहुत तेज होता है और ये बहुत वाइड होती है। तो ऐसे में किसी किस्म का कोई बचाव का उस समय सिचुएशन नहीं रहती कि कोई शख्स किसी चीज को पकड़ के अपने आप को बचाव करे, तो बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज्यादा होती है चिनाब की। तो ऐसे में ये घटना, दुखद घटना घटित हुई, जो कि रियासी के अंदर इस समय शोक की लहर है। जिस गाँव के वो रहने वाले हैं, आसपास के वहां के लोग भी जो है शोक की में है, उनके परिवार वालों का रो कर बुरा हाल है। लेकिन अनफॉर्चुनेट एक युवा की आज इस दुखद, मतलब कि उसके साथ ये हादसा हुआ, तो कहीं ना कहीं वो चिंतित हैं। अब कोशिश ये है कि जो भी रेस्क्यू टीम्स वहां पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, उनकी कोशिश है कि उसे सर्च कर जल्दी निकाला जा सके। राही, आपके पास दोबारा आएंगे। नाजरीन, नजर डालते हैं अभी की बड़ी खबर पर। आपको बताते हैं, भारत पाकिस्तान सरहद पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया है, जिसका मकसद सरहद के करीबी इलाकों में अमन व अमान को यकीनी बनाना है। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वसी पैमाने पर तलाशी ली जा रही है, ताकि किसी भी घटना या किसी भी अशुभ हरकत की कोई भी कायम ना हो। तरकीब या गैर कानूनी घुसपैठ को वक्त पर रोका जा सके। बॉर्डर इलाकों में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है और पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपनी सतर्कता को बढ़ाया हुआ है और
मुख्तलिफ सेंसिटिव पॉइंट्स पर निगरानी के लिए मॉडर्न सर्विलेंस इक्विपमेंट, नाइट विजन डिवाइसेस और ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आपको बताते चले, जिम्मेदार अफसरों के मुताबिक ये हाई अलर्ट एक एहतियाती कदम है ताकि किसी भी अनहोनी या सिक्योरिटी थ्रेट से पहले ही निपटा जा सके। अवाम से भी अपील की गई है कि वो होशियार रहे, किसी भी मशकूक शख्स या हरकत की इत्तला फौरन अथॉरिटीज को दे। तफसीलात के लिए हमारे साथ राही कपूर जम्मू से जुड़ चुके हैं। राही, जानना चाहेंगे, बॉर्डर पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है, वहीं हम देख रहे हैं कि पुलिस ने भी मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस समय सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है, यानी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये एक एहतियातन तौर पर सतर्कता है, क्योंकि जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद लगातार इस तरीके के इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के पास आ रहे हैं कि सीमा के उस पार बैठे आतंकवादी जो लॉन्चिंग पैड पर हैं वो सीमा में घुसने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि इन इनपुट्स को जनरेट करते हुए तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जहां बीएसएफ जो है इस ड्यूटी को सरअंजाम दे रही है, और बीएसएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी जो विंग है वो भी वहां पर तैनात है। बॉर्डर के साथ लगने वाले जो क्षेत्र है, हालांकि जो फेंसिंग का इलाका है वहां भी बीएसएफ रेगुलर पेट्रोलिंग कर रही है, नजर बनाए हुए है, डे एंड नाइट वहां पर पेट्रोलिंग होती है। दुश्मन पर नजर रखी जा रही है, उस तारबंदी पर भी नजर रखी जा रही है कि सामने से कोई इस तरीके का नापाक कोई प्रयास ना किया जा सके। अगर कोई सुरक्षा एजेंसियों को या सुरक्षा बलों को जो बॉर्डर पर तैनात है, अगर उन्हें कोई ऐसे सस्पेक्टेड मूवमेंट या कोई इस तरीके की सूचना मिलती है या कोई इस तरीके की एक्टिविटी को नोटिस करते हैं तो उसे खदेड़ा जाए, यानी उस पर जो है तुरंत एक्शन किया जाए। दूसरी तरफ जो हिंटरलैंड है, यानी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगने वाले क्षेत्र हैं, इलाके हैं, वहां पर जो लोकल्स की मूवमेंट रहती है, लोगों की जो मूवमेंट रहती है, या कोई इस तरीके से संदिग्ध गतिविधि सुरक्षा एजेंसियों को देखती है तो उसमें पुलिस भी भरपूर सहयोग कर रही है। यानी पुलिस और बीएसएफ का उनका जॉइंट ये कम्बिंग ऑपरेशन है। उसके आसपास में चाहे वो सर्च ऑपरेशन हो या फिर गाड़ियों को चेक करना हो या फिर हर आने जाने वाली मूवमेंट पर नजर रखी जाए, वो सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। साथ में बीएसएफ की तरफ से तमाम जितने भी इक्विपमेंट, यानी चाहे नाइट विजन कैमरास हो या फिर हमारी जो और टेक्निकल चीजें होती हैं जो सीमा पर अक्सर जवान यूज करते हैं, उनका भी प्रयोग करके प्रॉपर मॉनिटर किया जा सके। इसके साथ फर्शिता लगातार इस तरीके के इनपुट्स आ रहे थे। ये केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात नहीं है, बल्कि जो एलओसी है, एलओसी पर भी हमारे जवान बिल्कुल अलर्ट मोड पर हैं। तो एलओसी से लेकर अंतरराष्ट्रीय सीमा तक पूरा हाई अलर्ट पर है, और जवान लगातार जो है वो वहां पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं कि दुश्मन की कोई भी हरकत अगर किसी को भी नोटिस किया जा सके तो उसे तुरंत रिस्पॉन्ड किया जा सके। और इसके साथ इंटरनली अंदर के जो शहर के एरिया हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी एरिया है, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां भी ये प्रोसेस चलाया जा रहा है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां, हमारे सुरक्षा बल, भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआईएसएफ या फिर हमारी सीआरपीएफ है, तो इनके कम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। लगातार आतंक के खिलाफ जो है वो प्रहार जारी है। तो यदि किसी तरीके की भी कोई मूवमेंट या कोई सस्पेक्टेड अगर कुछ दिखता है तो उस पर तुरंत एक्शन जो है हमारे सुरक्षा बल करते हैं। राही, अगर हम जम्मू की ही बात करते हैं तो कौन से ऐसे इलाके हैं जो बॉर्डर के नजदीक है, कुछ ऐसे इलाके जिनमें ये अलर्ट जो है इसको जारी कर दिया गया है, साथ में जितनी भी सतर्कता है उसको बढ़ा दिया गया है? देखिए फर्शिता, जो जम्मू डिवीजन की अगर खास तौर पर बात करें तो जम्मू डिवीजन में जैसे ही प्रवेश द्वार हमारा लखनपुर है, लखनपुर के साथ जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है। कठुआ से अंतरराष्ट्रीय सीमा शुरू होती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कठुआ, कठुआ के साथ सांबा, सांबा के साथ जम्मू, जम्मू का जो अरनिया है, आरएसपुरा है, सांबा का सुचेतगढ़ बॉर्डर है, ये तमाम अंतरराष्ट्रीय सीमा में आते हैं। इवन की अखनूर तक। तो अखनूर से आगे की जो सीमा शुरू होती है वो एलओसी शुरू होती है। उसका सारा जो दायित्व है वो भारतीय सेना के पास है। तो जम्मू डिवीजन के जो राजौरी और पुंछ है, ये एलओसी में आता है। वहां से लेकर अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी जम्मू के आसपास की अंतरराष्ट्रीय सीमा या फिर अखनूर, जम्मू, सांबा, कठुआ, तो ये पूरे इलाकों में जो है ये इस तरीके की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। क्योंकि जैसे ही ये दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 12 से 15 निहत्थे लोगों की जान गई। उसके बाद तमाम जितने भी बॉर्डर क्षेत्र हैं वहां पर हाई अलर्ट है, एहतियातन तौर पर भी, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके का हमला होता है या कोई इस तरीके का अटैक होता है उसके बाद अलर्ट मोड। हालांकि हमारे जवान 24 घंटे पहले भी अलर्ट रहते हैं। साथ में ये भी जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो भी शुरू किया है। क्या आप बता सकते हैं कब से ये ज्वाइंट ऑपरेशन है वो शुरू किया गया है? साथ ही में क्या कुछ मकसद हो सकता है इस ज्वाइंट ऑपरेशन का?
देखिए, जॉइंट ऑपरेशन सुरक्षा बल इसलिए करते हैं कि बॉर्डर के इलाके में जहां बीएसएफ जो एंटी टेरर हमारे टास्क फोर्स होती है, जहां पर बीएसएफ का स्पेशल विंग होता है, वहां जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी भी रहता है। तो इनके जॉइंट ऑपरेशन इसलिए है क्योंकि जो सिविलियन एरिया है, जो पहाड़ी क्षेत्र में जिनको पुलिस या एसओजी देखती है, तो यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो मिलकर चलाए जाते हैं और हमेशा से ये रही है। हालांकि ये बीएसएफ और पुलिस की बात नहीं है, एक बार सेना भी जो है इसमें ज्वाइन करती है। तो जॉइंट ऑपरेशन मकसद यही है कि कोई सस्पेक्टेड हरकत, कोई संदिग्ध गतिविधि या फिर कोई इस तरीके की एक्टिविटी अगर नोटिस होती है तो उस पर तुरंत एक्शन किया जाए। और फर्शिता, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आज एलजी मनोज सिन्हा ने एक बड़ी बैठक की है, वो भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की है। आज उन्होंने जम्मू के अंदर तमाम जितने भी हमारे फोर्सेस के बड़े अधिकारी हैं, सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ एक बैठक की है और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि किस तरह से आतंक के खिलाफ प्रहार करना है, कहां सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाया जाए और किस तरीके से इस पर रोक लगानी है कि जो आतंकवादी हैं या उनके जो समर्थक हैं, क्या वो सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं जिस भी एंगल से। तो आज ये खास बैठक थी, वो भी इसी सिक्योरिटी कंसर्न का एक पार्ट थी। तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, शहर हो, देहाती एरिया हो, वही आपसे जानना चाह रहे, एक अहम सवाल राही कि ये खाली बॉर्डर पर ही सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है या फिर अगर हम मेन सिटी जम्मू की भी बात करते हैं, वहां भी जो सिक्योरिटी एहलकार है वो पेट्रोल कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, अपनी मुहिम चला रहे हैं, उस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? देखो फर्शिता, बॉर्डर एरिया में तो ये रेगुलर प्रोसेस भी रहता है और जब कोई इस तरीके के इनपुट्स जनरेट होते हैं तो तब सतर्कता और ज्यादा तेज कर दी जाती है। हालांकि तेज रहती है, वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर के साथ में जैसे शहरी इलाके हैं, जैसे जम्मू सिटी की बात करें तो जम्मू सिटी के डिफरेंट एरियाज में शहर के वहां पर नाकेबंदी करके वहां भी सर्च ऑपरेशन या फिर सस्पेक्टेड जो गाड़ियां आती हैं उनकी चेकिंग, फ्रिस्किंग जो है वो की जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है। बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं और जम्मू शहर के साथ जैसे रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट का इलाका है, रघुनाथ टेम्पल है या फिर एक प्रसिद्ध पीर बाबा है, तो ये जितने भी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। लेकिन इसमें खास तौर पर जो सुरक्षा बल है वो नाकेबंदी भी करते हैं, जहां उनको डाउट लगता है तो वहां पर भी इस तरीके की प्रक्रिया जारी है। ना केवल ये जम्मू शहर की बात करूं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, जम्मू के साथ जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सांबा, कठुआ, उसके बाद राजौरी, पुंछ हो गया, सुंदरबनी, अखनूर या फिर चिनाब वैली की बात करें, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, तो ये प्रोसेस पूरे जम्मू डिवीजन एवं के कश्मीर घाटी के भी हर डिस्ट्रिक्ट में यह प्रोसेस चलता है। क्योंकि इस समय एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। जिस तरीके से दिल्ली को दहलाने का प्रयास किया गया, एक बड़ी जो है वो साजिश रची गई थी, तो उसके साथ साथ ये पूरा मॉड्यूल जहां पर डॉक्टर्स का बस्ट हुआ है, इसके अलावा भी कौन लोग इनके साथ शामिल हैं ये सुरक्षा एजेंसियां नोटिस कर रही हैं। और साथ में अगर उन्हें लगता है कि कोई इस तरीके की संदिग्ध मूवमेंट या कोई गतिविधि या कोई सस्पेक्टेड या कोई बाहरी राज्य से कोई आया हुआ है, उसकी पूछताछ लगातार हर एक एंगल सिक्योरिटी कंसर्न के तौर पर जो है वो देखा जा रहा है और ये मुहिम लगातार जारी है। और तमाम सुरक्षा बल यानी ना केवल बीएसएफ या पुलिस का है, इसके साथ साथ अन्य जो जिसका भी एरिया जो अपने एरिया में सिक्योरिटी कंसर्न के रिलेटेड फोर्सेज रहती हैं, वो इस तरीके की मुहिम जो है वो लगातार चला रही हैं। और आने वाले समय में भी ये मुहिम तेज होगी क्योंकि आज दिशा निर्देश एलजी की तरफ से दिए गए हैं कि तमाम इलाकों को और गहन तलाशी अभियान चलाया जाए, क्योंकि जहां से इनपुट जनरेट हो रहे हैं वहां पर सुरक्षा एजेंसियां पहुंच रही हैं, सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं और यदि कोई इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पर आतंकवादियों की प्रेजेंस है तो वहां पर तुरंत ऑपरेशन लॉन्च करके वहां पर जो है वो कार्रवाई की जाती है। जी, साथ ही में सिक्योरिटी एजेंसी से आवाम से भी कुछ अपील की गई है कि वो होशियार रहे, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है राही? बिल्कुल फर्शिता, एक तरफ जहां सुरक्षा एजेंसियां अपना कार्य जो है वो निभा रही हैं देश की खातिर या देश की सुरक्षा के खातिर, अपनी आवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे कदम उठाती हैं ताकि कोई ऐसी घटना घटित ना हो कि दिल्ली जैसा या नौगाम जैसा हमला वापस कहीं और जगह ना हो। तो ऐसे में इसमें एक अहम भूमिका जो है वो आम जनता की भी रहती है। आम जनता से सुरक्षा एजेंसियों की, सुरक्षा बलों की एक ही अपील है कि यदि आपको किसी भी इलाके में कुछ भी संदिग्ध कोई इस तरीके के इनपुट लगता है या आपको लगता है कि कहीं ये सस्पेक्टेड कोई पर्सन है या फिर आपको कोई वस्तु कहीं इलाके से मिलती है, कोई कुछ भी एक्टिविटी अगर आपको नोटिस होती है, तो आवाम से अपील की है कि जो उन्हें इमरजेंसी नंबर्स, जो संपर्क नंबर जो सुरक्षा बलों की तरफ से दिए गए हैं, उन पर संपर्क करके आप ये जानकारी साझा कर सकते हैं। और कहां पर वो नंबर दिए गए हैं राही, ये भी जानना चाहेंगे?
ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी ऑफिशियल तौर पर जो जैसे एक्स है या फेसबुक है, जो भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल रहते हैं, और मीडिया को भी दिया गया है कि आप भी इन नंबर्स को जो है वो स्प्रेड करिएगा तमाम व्हाट्सएप ग्रुप से या जहां जहां भी है, इसको स्प्रेड किया गया है कि आवाम भी इसको लेकर अवेयर रहे, सुचेत रहे, कि ताकि किसी भी तरह की अगर कोई ऐसी गतिविधि होती है तो उस हमला होने से पहले ही सब चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके। और नो डाउट जम्मू कश्मीर की आवाम हमेशा सुरक्षा बलों का साथ देती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम कभी नहीं चाहती कि दुश्मन देश या दुश्मन जो सीमा के उस पार बैठे हुए हैं वो किस तरीके का षड्यंत्र हमारे देश के खिलाफ रचे, हमारे जो युवाओं को बरगलाएं या इस तरीके का प्रयास करे। तो आवाम हमेशा अपने सुरक्षा बलों के साथ रहती है, वो चाहे इंडियन आर्मी के साथ हो, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ हो या अन्य सुरक्षा दस्तों के साथ हो। तो आवाम को भी अवेयर किया जा रहा है कि अवेयरनेस के तौर पर आप कोई भी ऐसी जानकारी सुरक्षा बलों के साथ साझा करिए, आपकी जानकारी को हाइड रखा जाएगा ताकि समय रहते हुए वहां पर एक्शन किया जा सके। तो आवाम का भी एक दायित्व है कि आवाम भी इन सब चीजों को मॉनिटर करे, और क्योंकि एक देश के नागरिक होने के नाते ये आवाम का भी फर्ज है। तो इस तरीके की मुहिम जो है वो लगातार जारी है ताकि हमारा इलाका सुरक्षित रहे, सेफ रहे, सब चीजें जो है सुचारू रूप से चले, सब लोग अपना काम काज गुजर बसर जो है वो अपने बिल्कुल आराम से करें। तो ये सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है। तो आखिर में आपसे एक अहम सवाल जानना चाहेंगे राही, वो ये है कि जो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, इसमें किस लेवल की जो सर्विलेंस है वो की जाएगी? देखिए फर्शिता, सर्विलेंस हर एंगल से की जाती है। अभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब कि रिवील नहीं की जा सकती। बहरहाल एक अवेयरनेस के तौर पर या जो सब चीजें होती हैं कि चाहे वो गाड़ियों की मूवमेंट हो या फिर कोई कामकाज करने वाले हों या फिर बाहरी राज्यों से जो लोग आए हुए हैं, तमाम तरह की एक्टिविटीज को नोटिस किया जाता है। और सर्विलांस जो बॉर्डर पर रहती है उसमें ड्रोन्स के जरिए भी की जाती है। अपने तमाम जो इक्विपमेंट जो मेड इन इंडिया या जो भारतीय सेना या हमारे बीएसएफ या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जिनका प्रयोग करती हैं, उनका लगातार इस्तेमाल किया जाता है। और खास तौर पर जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर तमाम सीसीटीवी सर्विलांस से, सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है ताकि हर एंगल से जो सब चीजों को मॉनिटर किया जा सके। अब देखिएगा कि जिस तरीके से दिल्ली रेड फोर्ट में ये ब्लास्ट हुआ, जब ब्लास्ट किया गया तो इसकी सीसीटीवी सर्विलांस, वहां पर पूरे सीसीटीवी इंस्टॉल थे, तो तभी ये सारी घटना कैमरों में कैद हुई, तो सुरक्षा एजेंसियां पूरे मॉड्यूल तक पहुंच पाई। जैसे कश्मीर घाटी के अंदर जब इस इन्वेस्टिगेशन की स्टार्ट हुई थी, जब पोस्टर लगे थे, उन पोस्टर्स के जरिए भी जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उसमें भी सीसीटीवी की अहम भूमिका थी। और साथ में मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस या हमारी एजेंसियां लोगों को ये भी अवेयर कर रही है कि हर मतलब कि घर या अपने जो आपका रोजगार जो बिजनेस है, बिजनेस वाले इलाके में, बाजार में, आपका भी दायित्व है कि आप सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करें, क्योंकि उस सीसीटीवी से एक सुरक्षा पर जो है वो सुरक्षा के एंगल से अगर देखा जाए तो नजर हर किसी पर रखी जा सकती है। तो बहरहाल सब हर एक एंगल से सर्विलांस किया जा रहा है। तो ये प्राथमिकता है सुरक्षा बलों की कि सिक्योरिटी के एंगल से अगर देखा जाए तो देश के नागरिकों की सुरक्षा, अपने बॉर्डरों की सुरक्षा, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है और प्राथमिकता है कि दुश्मन की किसी भी साजिश को कामयाब ना किया जाए। जी बिल्कुल राही, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बांडीपोरा जिले की गुरेज वादी के इजमर्ग, जलिंदोरा और छूटीवारी गांव के लोगों ने बिजली की इरेगुलर सप्लाई के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। गांव वालों ने इल्जाम लगाया कि सालों से सही बिजली सहूलात न होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इजमर्ग में लगा 60 किलोवाट का एक ट्रांसफार्मर तीनों गांवों को बिजली देता है, लेकिन ये पुराना और ओवरलोडेड है। लगातार लो वोल्टेज और बिजली कटौती की वजह से घरों को बेसिक इक्विपमेंट चलाने में मुश्किल होती है और बच्चे अक्सर अंधेरे में पढ़ाई करते हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक गुलाम मोहिद्दीन लोन ने कहा कि इंतजामिया उनकी मांगों की अनदेखी कर रहा है और सर्दी के करीब आने के साथ हालात बेहद सख्त हो गए हैं। गांव वालों ने डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा, एसडीएम और तहसीलदार गुरेज से फौरन मुदाखलत करने और ट्रांसफार्मर अपग्रेड करने की अपील की है। गांव वालों का कहना है कि वक्त पर कार्रवाई से उनकी जिंदगी में राहत आएगी। में हमें यहाँ पर बांडीपोरा का पावर दिया गया। इस पावर से हमें मुसीबतें खड़ी हुई। 2 दिन से पावर देखते ही नहीं है, कहीं पावर है ही नहीं। मस्जिद भी आज मस्जिद में हमारे कोई पावर भी नहीं था। गांव में एक साइड ही पावर था, एक साइड ही नहीं था। हम लास्ट में यही कहेंगे कि
यहाँ पर जो इस वक्त हमारे यहाँ ये प्रोटेस्ट है, ये इसलिए है कि अगर हमें अल करीब यहाँ पर ट्रांसफार्म दिया जाता है तो हम पुरसुकून हैं। अगर हमें ट्रांसफर नहीं देंगे, शॉर्ट में मैं ये कहता हूँ, तो हम आगे जो पावर जो है, चाहे इसका जनरेटर का पावर है, चाहे बांडीपोरा का पावर है, आगे हम पावर को लगाना नहीं देंगे। अरे पिछले बैक साइड में आप हमारे ट्रांसफार्मर को देखते हो, जो ट्रांसफार्मर आज से पहले 15 साल लगाया हुआ है, और ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल इसका आधा हिस्सा बैठा हुआ है और आधा ही चलता है। बार बार रिक्वेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट को, JEAE PDD को, वो हमें वहाँ से सिर्फ यही जवाब देते हैं, बर्फ पड़ेगी, बांडीपोरा का पावर जाएगा और आपको हम जनरेटर का पावर देंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है, हम लोगों की रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये है कि अगर बांडीपोरा का पावर हमारे को 1040 हमसे फीस ली जाती है, तो डी कैसे कहता है कि बांडीपोरा का पावर, बर्फ पड़ जाएगी, बांडीपोरा का पावर जाएगा और आप लोगों को हम जनरेटर पावर देंगे। इनाग्रेशन बांडीपोरा का जो हमको पावर आता है, इनाग्रेशन हुई, हम बहुत मशहूर थे कि हमको बांडीपोरा से पावर है, 24 घंटे पावर देखेंगे। लेकिन इसके बरक्स इन्हीं 3-4 दिनों में हम गुफ अंधेरे में हैं। हमने इससे पहले रिक्वेस्ट की थी PD डिपार्टमेंट को कि जो इस मार्ग में टावर ये ट्रांसफार्मर लगा है, ये 3 गाँव के लिए है। ये ट्रांसफार्मर सिर्फ 63 kV है, इसका भी एक साइड एक फेस बैठा हुआ है। इससे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन कोई इसमें गौर नहीं करता है। तफसीलात के लिए हमारे साथ वाहिद मकबूल बांडीपोरा से जुड़ चुके हैं। वाहिद, जानना चाहेंगे, बांडीपोरा के इस मर्ग में लोगों ने आज बिजली के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा निकाला है, क्या कुछ कहना था मुजाहिरीन का? हाँ, देखिए, सदर तहसील गुरेज की जो बख्तूर का इलाका है, कंजलवन का इलाका है, तो यहाँ पे आज तकरीबन 3 गाँव जो है उन्होंने मुश्तरका तौर पर वहाँ पे अपना जो एहतजाज है वो दर्ज किया, और साथ ही साथ जो लोग थे वो काफी नाराज थे, खबर थे, क्योंकि महकमा जो PDD थी उनके खिलाफ उन्होंने काफी जो है प्रदर्शन किया और साथ ही साथ उनके खिलाफ काफी नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना था कि मौसमी सरमा अभी स्टार्ट हुआ है और साथ ही साथ अब जो बिजली की आंख मचोली है वो स्टार्ट हो गई है। उनका कहना था कि पिछले कई दिनों से उनका जो इलाका है वो बर्की रूप से मारूम है और साथ ही साथ पूरा जो इलाका है वो अंधेरी में डूब चुका है। हालांकि पहले ही यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे रिसीविंग स्टेशन का जो इफ्तिताह वो किया गया था और उनमें एक नई उम्मीद ये जागी थी कि अब उन्हें जो ग्रिड स्टेशन का जो पावर है वो मिलने वाला था। लेकिन जिस तरह से ये कई दिनों से आप बिजली के बगैर है और इनके चलते आज काफी नाराजगी पाई जा रही है, और यही वजह थी कि आज लोग जो है वो सड़कों पे आए और साथ ही साथ अपना जो एहतजाज बुलंद किया। मुकामी लोगों का मानना था कि अगरचे उन्होंने ये मामला कई बार जिला इंतजामिया, सरकार या मुकामी जो LGM है उनकी नोट्स में लाया, लेकिन अभी तक उनके कानून तक हजूम भी तक न रहेंगे। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि लगातार लोग वहाँ पे नाराज है, क्योंकि जिस तरह से एग्जाम चल रहे थे बच्चों के, और साथ ही साथ वहाँ पे पूरा जो सिस्टम है वो ठप पड़ा हुआ है और लोग मुतालबा कर रहे थे कि जो उनके इलाके में जानना चाहेंगे कितने अरसे से ये जो बिजली का इरेगुलर सप्लाई का मसला है ये पेश आ रहा है वहाँ के लोगों को? देखिए, जिस तरह से मुकामी लोग मानना है कि करीबन पिछले कहीं 15 सालों से ये जो मुतालबा है उनका जो है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये 3 गाँव के काफी नहीं है, इसको अपग्रेड होना चाहिए, इसकी अपग्रेड होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो महकमा है वो हम कह सकते हैं उनके कानून तक अभी जून तक भी न रहेंगे, तो लगातार जिस तरह से लोग मुतालबा कर रहे थे, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे जाते थे तो उन तक उन्होंने ये जो मामला है कई बार उनकी नोट्स में भी लाया, लेकिन उनका मुकामी के मुताबिक यकीन दहानियां तो हर रोज यहाँ पे की जाती हैं, लेकिन जो जमीनी सतह पर जो वादे हैं बाहर नहीं हो रहे हैं। उनका कहना था कि जिस तरह से पहले उनको डिजिटल जो जनसेट्स है मुकामी इलाके में उनसे बिजली फराहम की जाती थी, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे हाल ही में जो कंजलवन का जो सिविल स्टेशन है उसका इफ्तिताह किया गया था और साथ ही साथ उनको अब जो पावर स्टेशन पावर से मिल रहा था, उनमें एक यकीन उनमें एक उम्मीद जागी थी कि अब यहाँ पे 24 घंटे जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो उनको मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से मुकामी लोग काफी खफा थे, नाराज थे, उनका कहना था कि पिछले कई दिनों से पूरा जो इलाका है वो गुप अंधेरे में है, और जिसके चलते आज उन्होंने महकमा बिजली के साथ साथ जो इंतजामिया है उनके खिलाफ सख्त नाराजगी और बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उनके इलाके की तरफ सोतीनी माँ का सलूक किया जाता है, कि उन्होंने ये जो मामला है कई बार नोट्स में लाया था, लेकिन अभी तक उनका जो मसला है उसको संजीदगी से नहीं लिया जाता है, और जिसकी वजह से उन्होंने आज फिर एक बार एहतजाज किया। मुकामी लोगों का मानना था कि अगर इसी तरह की सूरत रही तो वो जिस तरह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो उसको वो बाइकाट करेंगे, और साथ ही साथ पूरा जो ये खमीजा है ये महकमा PDD को उठाना पड़ेगा, क्योंकि PDD जो है उनकी तरफ खास तवज्जो नहीं देती है, क्योंकि जो इलाका है पूरे गुप अंधेरे में है, जिसके चलते उनकी तालीम
या जितने भी हम कह सकते हैं आलात होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो चलते हैं उन पे जी। भी मनफी असरात होते हैं। यहाँ जो कारोबारी तबका होता है तो कहीं ना कहीं लोग काफी नाराज आज दिखाई दे रहे थे। एक तरफ से जिस तरह से बिजली में जो इजाफा, बिजली फीस में इजाफा किया गया है, और दूसरी तरफ जो बिजली की मचोली है वो लगातार जारी है। जी, यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे मुकामी कि लोग ये मुकामी जो आप जैसा आप जिक्र कर रहे हैं 3 गांवों के लिए ये जो एक ट्रांसफार्मर है उसका इंतजाम किया गया है, जानना चाहेंगे ये जो गांव है इनका नाम क्या है और कितने किलोवाट का ट्रांसफार्मर इनको दिया गया है? देखिए अभी जो इनके इलाके में है बहुत ही कम ट्रांसफार्मर है, क्योंकि आज जो नए नए हालात घरों में है, नए नए गैजेट्स होते हैं, जो कि मौसमी सरमा जब शुरू होता है तो यहाँ पे हीट जो हम कह सकते हैं चलने वाले हालात होते हैं वो बिजली पे ही चलते हैं। और यकीनी तौर पर पहले जिस तरह से ये जो दूर दराज इलाका था इस तरह की जो गैजेट्स वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, लेकिन जब वहाँ बिजली पहुंची तो यकीनी तौर पर हमारा के घर में जो हम, क्योंकि यहाँ पे मौसमी सरमा चल रहा है, मौसमी सरमा के दौरान यहाँ पे गर्म का खास जो पानी होता है वो उसका इंतजाम होता है, गीजर्स यहाँ पे लगाने होते हैं, लाइट होते हैं, और साथ ही साथ कुछ भी और इसके अलावा और जो हालात यहाँ पे होते हैं तो यकीनी तौर पर जो जिस तरह से मुकामी लोगों का मानना है कि जो ट्रांसफार्मर है काफी कम है, कम हेवी है, वो चाहते हैं कि करीबन उसको बढ़ा दिया जाएगा, या तीनों जो इलाके हैं वहाँ पे जंडल डोला है, कजलवन है, या एक दूसरा गाँव है उसको अलग से ट्रांसफार्मर वो दिया जाए ताकि मौसमी सरमा के दौरान उन्हें किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हालांकि जिस तरह से पहले वहाँ पे जो इंतजामिया है उन्होंने यहाँ पे डीजल जनसेट जो होते हैं उससे उनको बिजली फराहम की जाती थी, और उसका एक मखसूस हम कह सकते हैं एक टाइम होता था, और शाम को 3 घंटे दिए जाते थे और फिर सवेरे 1-2 घंटे दिए जाते थे। लेकिन जो ही वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंची, ग्रिड कनेक्टिविटी हुई, तो यकीनी तौर पर जो लोग थे वो काफी खुश थे, और साथ ही साथ ये चाहते थे कि अब जो राउंड क्लॉक वहाँ पे बिजली फराहम हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से उनको ग्रिड कनेक्टिविटी मिली और साथ ही साथ रिसीविंग स्टेशन भी मिला गया, और लेकिन उनका जो ट्रांसफार्मर है वो अपडेट नहीं किया गया है, जिसके चलते पूरी जो 3 गाँव है आज भी अंधेरे में, और साथ ही साथ लगातार उन्होंने ये जो मामला है हर एक की नोट्स में लाया, हर एक का जो दरवाजा है वो खटखटाया, लेकिन उनका जो मसला अभी तो तक क्या अभी तक भी वाहिद ये बिजली डिपार्टमेंट की नोटिस में, निगरानी में ये मसला नहीं आया है? हाँ, देखिए जिस तरह से मुकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने कहा कि ये जो मामला है उन्होंने कई बार जो यहाँ के आलो ऑफिसर्स हैं उन तक पहुंचाया, और साथ ही साथ हमने देखा कि आज वो ज्यादातर यही कह रहे थे कि जो पीडीडी महकमा है उनके खिलाफ उन्होंने ज्यादा अपनी नाराजगी दिखाई है, क्योंकि उनका कहना था कि अगरचे हम वो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स है वो वक्त पर अदा करते हैं, और साथ ही साथ उनके साथ इस तरह का जो रवैया है ये काफी बर्दाश्त है, और साथ ही साथ लगातार उन्होंने ये जो मामले हैं हर एक की नोट्स में लाया, चाहे उनका मुकामी रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे एमएलए है, साथ ही साथ एलजीएम गुरेज है उनकी नोट्स में भी लाया, और साथ ही साथ जो मुकामी लोग हैं उनका ये भी कहना था कि डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा भी उनको अपनी जो रुदात है वो तक भी उन्होंने पहुंचाई है, लेकिन उनका जो मसला अभी तक हल नहीं हुआ। उन्होंने एक बार फिर जो इंतजामिया है, साथ साथ एलजी हुकूमत और साथ ही साथ यहाँ के वज़ीर आला से भी गुजारिश की है कि उनकी इलाके की तरफ खास तवज्जो दें, क्योंकि ये जो ऐसा इलाका है मौसमी सरमा अक्सर जो है कट के रह जाता है, क्योंकि ये जो इलाका है वहाँ पे बर्फबारी ज्यादा होती है और रास्ते फिर बंद होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की जो फैसिलिटीज लोगों को काफी परेशानियां होती है। मौसमी सरमा इस वक्त चल रहा है, काफी ठंडी चल रही है, क्योंकि लोग जो है अपने आप को गर्म करने के लिए जो आलात यहाँ पे इस्तेमाल करते थे वो अब यहाँ पे नहीं कर सकते। हालांकि लोगों का मुतालबा ये भी है कि जो उनकी जो हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है वो पहले ही वो अदा करते हैं, लेकिन अभी तक जो उनका इलाका है बिजली की वजह से महरूम है, तो कहीं ना कहीं उनकी बच्चों पे या बुजुर्ग जो होते हैं उन पे काफी मंफी असर पड़ते हैं। जी, साथ ही में गांव वालों ने डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा, एसडीएम और तहसीलदार गुरेज से भी फौरन मुदाखलत करने की अपील की है। जी वाहिद, क्या कुछ लोगों ने अपील की है उनसे? हाँ, देखिए जो मुकामी लोग हैं उनका यही मुतालबा था कि बांडीपोरा जो है चीफ साहिबा और साथ ही साथ एसडीएम गुरेज जो है मुख्तार अहमद और साथ ही साथ मुकामी रिप्रेजेंटेटिव उनके जो है उन तक यही गुहार लगाई है, यही अपील की है कि इन तीनों इलाकों की तरफ खास तवज्जो दें ताकि मौसमी सरमा के दौरान इन्हें किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े, क्योंकि इस वक्त जो काफी ठंड चल रही है, मौसमी सरमा चल रहा है, और साथ ही साथ ये जो इलाका है काफी इलाका है। अब चूंकि जो तालीम है उन पे मनफी असरात पड़ रहे हैं, कुछ बुजुर्ग है वहाँ पे जिनको कंसंट्रेटर या वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो यकीनी तौर पर वहाँ पे काफी मुश्किलात होती है। तो लोगों का मुतालबा था कि अगर उनका ये मसला जो है संजीदगी से हल नहीं किया गया
तो वो उसके जो है लगातार प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ सरकार को इस तरह इलाके की तरफ जो है अपना जो तवज्जो है वो उसकी तरफ मजबूर करने की लगातार कोशिश करेंगे। जी, तफसीलात फराहम करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद मकबूल। सीनियर बीजेपी लीडर सईद वजाहत ने अनंतनाग में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आर्टिकल 370 और 35(1) कभी लौटेंगे नहीं और ये फैसला परमानेंट है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड मुस्तकबिल में सही वक्त पर बहाल की जाएगी। इस मौके पर अनंतनाग के कई नौजवानों ने बीजेपी की रुकनीत हासिल की, जो पार्टी की पॉलिसी और तरक्याती एजेंडे में बढ़ते भरोसे को दिखाते हैं। प्रोग्राम में मुनीब मुश्ताक, मुदस्सिर जफर, गुलाम मुहिद्दीन भट्ट समेत सीनियर लीडरान ने नए मेंबर्स का इस्तकबाल किया। कश्मीर को तबाही की तरफ लाया है। 47 से आज तक जितने भी आकार इन्होंने किए खाली अपनी कुर्सी के लिए और कश्मीर की भलाई के लिए कभी इन्होंने नहीं किया है। आप देख रहे हैं जिन हालात में हमारा कश्मीर गुजर गया, मिलिटेंसी का दौर, कैसे कश्मीरी बोलेगा वो? टास्क फोर्स, क्रैक डाउन्स, वो कनन पोस्ट का वाका, बिजबारा का वाका, पत्रीबल का वाका कैसे बोलेंगे? और आज भी इस कश्मीर को ये दोबारा वही कश्मीर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको इनसे फायदा मिलता है, इक़्तिदार का फायदा मिलता है। इससे ये अपने ठेकेदारों को बूस्ट करते हैं, अपने कुछ चंद गुंडे और युन्नों को बूस्ट करते हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ जुनैद जुड़ चुके हैं। जुनैद, जानना चाहेंगे, सीनियर बीजेपी लीडर सईद वजाहत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ उनका कहना था मीडिया से जब उनने बातचीत की उसके दौरान? देखिए फरशीता, आज जो है भाजपा के जो सीनियर लीडर है पीर वजाहत, जिसको हम सईद वजाहत भी बोलते हैं, उन्होंने आज अनंतनाग में उनका एक वर्कर्स कन्वेंशन था और वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान उन्होंने मीडिया वालों से बात की और साफ तौर पर ये बताया है कि किस तरीके से हम जो है पार्टी को स्ट्रांग बनाएंगे। वो सब कोशिश जो है लगातार हो रही है, क्योंकि आने वाले इलेक्शंस में जो है पार्टी को स्ट्रांग बनाना है और आगे जाके जो है पार्टी को यहाँ पे सीट दिलानी है। वो सब कोशिश जो है लगातार जारी है। मगर सबसे बड़ी चीज, जिस तरीके से पीर वजाहत ने मीडिया के साथ इंटरेक्शन की, उन्होंने यही कहा कि आर्टिकल 370 और 35 से आप कभी वापस नहीं आएंगे, उसको हमने दफनाया है और ये जो है हमने फैसला जो है वो लिया है। अब इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सेंटर की भी यही पॉलिसी है। सेंटर ने साफ तौर पर यही बोला है कि आप आर्टिकल 370 और 35 से कभी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं आर्टिकल 370 और 35 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भाजपा, क्योंकि अभी भी इक़्तिदार में जो है भाजपा में ही है, और साफ तौर पर उन्होंने यही कहा कि किस तरीके से हम इसको जो है यहाँ पे नहीं ला सकते वो सब कुछ। और जिस तरीके से अब जो है इन्होंने ये भी कहा कि आश्वासन ये भी दिए है कि जो स्टेटहुड है वो आने वाले समय में जो हम जम्मू कश्मीर में खुद देंगे और इसकी एक टाइम बीइंग है, और टाइम बीइंग के बाद उसको हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है वो वक्त करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है काफी टाइम से जो है वो मांग कर रहे हैं कब यहाँ पे जो है वो स्टेटहुड होगी। क्योंकि माजी में आपको पता ही होगा 2019 से पहले जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट थी, और उसके बाद जो है 2019 के बाद जो है उसको यूनियन टेरिटरी बनाएगी, और अब जो है फिर से यहाँ के लोग जो है यही मांग कर रहे हैं कि हमें जो है स्टेटहुड जो है वो होनी चाहिए। तो इसके लिए जो लगातार कोशिश जो है वो हो रही है, और साथ ही साथ यहाँ के जो बेशतर जो यूथ्स है उन्होंने जो है आज भाजपा में जो है उन्होंने ज्वाइनिंग की, क्योंकि वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो है वो जुड़े थे। उन्होंने यही बोला कि जो भाजपा है वो इस टाइम जो है लोगों की आवाज बनकर जो है वो सामने आ रही है, और जिस तरीके से वो लोगों की आवाज बन रही है तो इसके लिए जो है भाजपा जो है वो इनके लिए काम करेगी। चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे या दीगर जो रोजगार है वो इनके लिए रखा जाएगा। वो सब कोशिश जो है वो भाजपा की तरफ से जो है वो किए जा रहे हैं, और हम जो है साथ में कई लोगों ने भी इस पार्टी की रुकनीत को हासिल किया है। जुनैद जी हाँ,
जी जी फरशीता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनंतनाग के जो यूथ्स है उन्होंने जो है वो भाजपा में उन्होंने आज ज्वाइनिंग की, और इससे जो है क्योंकि भाजपा को काफी बूस्ट जो है वो मिल सकता है, क्योंकि लगातार यूथ्स जो है वो काम कर रहे हैं, और यूथ्स को काम करने के लिए जो है भाजपा जो है काफी साथ दे रही है। चाहे रोजगार के हवाले से अगर हम बात करें तो रोजगार दे रही है, या बाकी डिफरेंट वेंचर्स के बारे में जो है वो इनको दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ स्कीम्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है उन्होंने वो उन पे रोशनी डाली, और ये बताया कि किस तरीके से आप इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की जो है आप लाभ उठा सकते हैं। तो वो सब कोशिश जो है वो की जा रही है, और साफ तौर पर जो है यूथ्स का भी रेस्पॉन्स जो है काफी पॉजिटिव रहा, और ऐसे में यही लगता है कि आने वाले टाइम में जो है और भी यूथ जो है वो भाजपा के साथ जो है अनंतनाग में जुड़ेंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद लोलू। जम्मू और कश्मीर के लिए AICC सुपरवाइजर दिनेश गुर्जर ने आज सर्किट हाउस शुपैया का दौरा किया और जिले के कांग्रेस कारकुनान के साथ बातचीत की। मीटिंग में बिजली दारों में इजाफा, सड़कों की खराब हालत और शुपैया जिले कांग्रेस सदर के नॉमिनेशन को लेकर चल रही उलझन जैसे मसाइल सामने आए। मीटिंग के दौरान तमाम साइड से सहमति जताई गई। दिनेश गुर्जर ने यकीन दिलाया कि उठाई गई तमाम परेशानियां आला अफसरान के सामने पहुंचाई जाएंगी। विपक्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की, KC वेणुगोपाल जी की सबकी मंशा है कि हिंदुस्तान में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसे लोग बने जो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवानों की लड़ाई लड़ सकें, सभी वर्गों की लड़ाई लड़ सकें, और जिसके लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसको चाहे वो जिला कांग्रेस का अध्यक्ष उस जिले का बने। संगठन सृजन के माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा मुझे यहाँ शोपिया डिस्ट्रिक्ट में भेजा है, और यहाँ आकर मैं सभी कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंटों से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और जो भी हमारे महिला कांग्रेस, NSY यूथ कांग्रेस, सेवा दल, फ्रंटल डिपार्टमेंटों के विभागों के जो हमारे अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन हैं, उन सबसे हम चर्चा करेंगे कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कौन ऐसा आदमी है जो जिला कांग्रेस को मजबूती से चला सके। जम्मू और कश्मीर के लिए AICC सुपरवाइजर दिनेश गुर्जर ने आज सर्किट हाउस शुपैया का दौरा किया और जिले के कांग्रेस कारकुनान के साथ बातचीत भी की। मीटिंग में बिजली दारों में इजाफा, सड़कों की खराब हालत और शुपैया जिला कांग्रेस सदर के नॉमिनेशन को लेकर चल रही उलझन जैसे मसाइल भी सामने आए। तफसीलात के लिए हमारे साथ जुनैद गुलजार शुपैया से जुड़ चुके हैं। जुनैद, जानना चाहेंगे, आज AICC सुपरवाइजर दिनेश गुर्जर ने सर्किट हाउस शुपैया का दौरा किया है, क्या कुछ कहना था उनका इस दौरे में, क्योंकि उन्होंने बातचीत भी की है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पॉलिटिकल गहमागहमी जो है मेरे वादी के क्षेत्र में जो शोपियान में देखने को मिल रही है, फिर कहीं लगातार जब से जो नेटवर्क कॉन्फ्रेंस की है ऐसेदार में आए, तो कांग्रेस भी अब जो है जिस तरह से उन्होंने कहीं भी सीटें जो है जम्मू कश्मीर से निकाली है, तो अब शोपियान या फिर दीगर अजलाओं में भी कांग्रेस जो है अपनी छाप बनाना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑब्जर्वर जो दिनेश गुर्जर है उनका जो है दौरा जिला शोपियान में रहा। और तो कौन कौन से मसाइल इस मीटिंग में उठे जुनैद जी? बिल्कुल, देखिए लोगों ने यही मसाइल उठाए कि पावर के हवाले से, क्योंकि जो सर्दी आने वाली है तो बिजली आंख मचोली खेलती है इन जो है विंटर के आने में। तो उन्होंने सबसे पहले जो यही बेसिक मुद्दे, पावर, पानी या फिर दीगर किसी भी बेसिक मुद्दे वो उनके सामने उठाए। तो खासकर जो मीटिंग का मुद्दा मकसद ये है कि पिछले कई सालों से लगातार जो कांग्रेस की कमेटियां हैं इनमें जो है दरार आ चुकी है। दो जो है डिस्ट्रिक्ट वाली जिला शोपियान में देखने को मिले, और दोनों दावा कर रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। तो इसी सिलसिले में ये मीटिंग मुनक्किद की गई कि जो सबसे वर्किंग जो लीडर होगा जिला शोपियान के अंदर, तो उसी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो इसी सिलसिले में ऑब्जर्वर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो गुजरात दिनेश गुर्जर है उसने दौरा किया, और ये देखा गया कि फिलहाल जो है इनको 1 हफ्ता दिया गया, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो काम
काज जो है कांग्रेस वर्करों का देखा जाएगा तो उसी लिहाज से कांग्रेस प्रेसिडेंट को चुना जाएगा। जी चलिए, तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गांदरबल पुलिस ने मॉडल नाकाचनार पर ट्रैफिक वायलेशंस के खिलाफ खास मुहिम के दौरान 9 नौजवानों को हिरासत में लिया जो नेशनल हाईवे पर खतरनाक और जानलेवा स्टंट कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल्स भी जब्त की जिन पर छुपे हुए नंबर प्लेट लगे थे जो मोटर व्हीकल्स एक्ट की खिलाफवर्जी करते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के जरिए बिजली पर 20% सरचार्ज लगाने के फैसले पर कांग्रेस लीडर लाल सिंह ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि ये कदम अवाम के हुकूक के खिलाफ है और सीएम के कामों पर सवाल उठाए। लाल सिंह ने कहा कि सरकार ने अवाम से किए वादों को पूरा नहीं किया है। वो मैं कहता हूं कि वो अपने पांव से उखड़ चुके हैं। वो मैं कह सकता हूं, मुझे नहीं लगता कि ही इज सीरियस अबाउट द पीपल ऑफ द स्टेट। बेशक हमारे वो अलायंस पार्टनर हैं, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। यो प्रॉमिस अगर आप सरचार्ज लगा सकते हो तो आपने जो वादा किया वो क्यों नहीं पूरा करते आप लोग? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये क्या हो रहा भाई दिवे? ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी आपको वो मिली, मेरे ख्याल है आफ्टर 96 के बाद किसी को इतना बड़ा इत्मीनान मिला। वो इस इत्मीनान का जितना दुरुपयोग इन्होंने किया शायद किसी ने नहीं किया। दिस इज वेरी सॉरी फॉर दैट। बडगाम पुलिस ने मागाम इलाके में नोटोरियस ड्रग स्मगलर हिलाल अहमद की तकरीबन 35 लाख की जायदाद जब्त की। जांच में पता चला कि मुलजिम ने ये जायदाद ड्रग्स की स्मगलिंग के पैसों से हासिल की थी। स्मगलर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुंछ जिले में सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर महाराज की 350वीं शहादत जयंती मनाई गई। इस मौके पर सैकड़ों अकीदतमंद गुरुद्वारा सिंह सभा में पहुंचे जहां से नगर कीर्तन निकाला गया। कीर्तन कई बाजारों से होकर गुजरा और किला चौक वाले गुरुद्वारा सिंह साहिब में खत्म हुआ। डीजीपीसी के सदर नरेंद्र सिंह ने अकीदतमंदों से कहा कि गुरु तेग बहादुर महाराज ने जुल्मी कुव्वतों के खिलाफ जंग लड़ी और दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद हुए। उन्होंने सबके लिए मोहब्बत से रहने का पैगाम आम किया। शुमाली कश्मीर के विलगाम के राशिद शफी ने 7th नॉर्डिक वूशू चैंपियनशिप 2025 के लिए इंतखाबात हासिल किए जो 12 से 14 दिसंबर तक स्टॉकहोम स्वीडन में मुनक्किद किए जाएंगे। राशिद ने जेएंडके स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुजहत गुल, कुलदीप हिंदू और अपने कोच एजाज हसन का शुक्रिया अदा किया। कश्मीरी लड़के जो इस गेम के लिए सिलेक्ट हुए, तो आपने अपनी इब्तदाई कोचिंग कहाँ से हासिल की और कितने फख्र की आप बात महसूस कर रहे हैं कि इस गेम के लिए आप सिलेक्ट हुए? जी मैं विलगाम कुपवारा से बिलोंग करता हूँ। मैं प्रैक्टिस खेलो इंडिया वुशु सेंटर हंदवारा में करता हूँ और मेरे कोच मिस्टर एजाज हसन सर है। और मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, रिसेंटली मैं सिलेक्ट हुआ हूँ 7th नॉर्डिक वुशु चैंपियनशिप जो हो रही है स्टॉकहोम स्वीडन में। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुझे मौका मिल रहा है और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने कंट्री के लिए गोल्ड लेके आऊँ। और मैं स्पेशली थैंक यू करना चाहता हूँ हमारे चीफ कोच ऑफ इंडिया मिस्टर कुलदीप हिंदू सर, जिनका बहुत सपोर्ट रहा है इसमें, और जेएंडके सपोर्टर्स काउंसिल सेक्रेटरी मिस नुजहत गुल मैम का भी जो हर हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो बाकी लड़कों के लिए क्या मैसेज है जो लड़के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे? भाई क्या उनका आपके लिए मैसेज है कि आप खेल या गेम की तरफ आए ताकि अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं? बाकी यूथ के लिए यही मैसेज रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई और स्पोर्ट्स पे ध्यान दें क्योंकि इससे फिजिकली भी आप ठीक रहोगे, मेंटली भी ठीक रहोगे। है कि आपका एक यहाँ पे लड़का जो सिलेक्ट हुआ है बाहर के लिए खेलने के लिए, तो ये चैंपियनशिप की थोड़ी बात मुझे जानना रह जाए और कितने लड़के थे जो जिनमें से एक सिलेक्ट हुआ है? जी मेरा नाम एजाज है। मैं यहाँ पर खेलो इंडिया वुशु सेंटर का यहाँ पर कोच हूँ। मेरे को ये जो खेलो इंडिया स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है।
तो यहाँ पर जो हमारा एक वुशु सेंटर चल रहा है और कबड्डी सेंटर चल रहा है, तो यहाँ से हमारे यहाँ पर कम से कम 200-300 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं यहाँ इंडोर स्टेडियम में। तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि एक रिकॉग्नाइज्ड गेम में जिसकी सर्टिफिकेट वैलिड होगी कल, एक रिकॉग्नाइज्ड गेम में एक पहला लड़का है जो कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का है और फार फ्लंग एरिया का विलगाम से एक लड़का है जिसका नाम राशिद शफी है, जो रोज़ सुबह भी प्रैक्टिस करने आता था और शाम को प्रैक्टिस करने आता था अपने यहाँ पर। बहुत मेहनती लड़का है। अभी वो सिलेक्ट हो गए स्वीडन के लिए, जो कि 9th नॉर्डिक स्वीडन वुशु चैंपियनशिप हो रही है स्वीडन में, तो वहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से भी कोई पहला ऐसा लड़का है जो एक रिकॉग्नाइज्ड गेम में सिलेक्ट हो गया है। ये मैं बोल रहा हूँ कि ये कुपवारा के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। शुपैया में स्पोर्ट्स स्टेडियम बटपोरा में जिला जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप का कामयाब एहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम जिम्नास्टिक्स एसोसिएशन शुपैया के जरिए जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की मदद से किया गया। जिले भर के कई स्टूडेंट्स ने कंपटीशन में हिस्सा लिया। एसोसिएशन के सेक्रेटरी नहीम अहमद ने पार्टिसिपेंट्स, कोचेस और अफसरान का शुक्रिया अदा किया। तो आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप हुई थी, तो यहाँ पे हमें आकर बहुत ही खुशी हो गई क्योंकि लड़कों के साथ साथ यहाँ पे लड़कियों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं J&K स्पोर्ट्स काउंसिल का, मिस नुसरत मैम का, जो हमें सपोर्ट करती है इन सब चीज़ों के लिए, और फिर ही हम इवेंट्स ऐसे कर पाते हैं। वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम मीर है, मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान से हूँ। यहाँ पर आज जो यहाँ पर एसोसिएशन है, इन लोगों ने एक जिम्नास्टिक का प्रोग्राम टूर्नामेंट रखा है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, और मैं यहाँ के बहुत ही शुक्रगुजार हूँ नईम सर का जिसने मुझे इसके बारे में इत्तला किया है, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो लोगों ने प्रोग्राम रखा है। और यहाँ पर मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इनके प्रेसिडेंट है किरण सर जी, और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की जो मैडम है नुसरत गुल, उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खबरों में इतना ही। आप बने रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।